नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 विज्ञान साइंस यानी कि टॉप 40 क्वेश्चन समय पेपर वाले प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस किरण में अधिकतम विचलन होगा। यानी कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो सबसे ज्यादा विचलन किस में होता है? लाल रंग में, पीला में, बैंगनी में या नीला में? तो किस रंग में होता है? तो विचलन की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा अधिक विचलन होगा तो वो बैंगनी रंग में होता है भाई। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। अगर आपसे पूछ ले सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम भैया लाल में होता है। कम पूछ ले तो, ज्यादा पूछे तो बैंगनी में। अगर यही प्रश्न पूछ लेता विचलन की जगह तरंग दैर्ध्य पूछता, यानी कि तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा होती है, तो वे तरंग दैर्ध्य लाल रंग की ज्यादा होती है और बैंगनी की कम होती है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय जल बूंदों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। बी ऑप्शन वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सी वायुमंडलीय धूल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। और डी ऑप्शन बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तो सही जवाब इसका बताना है भाई। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा भाई वायुमंडल में जो परिवर्ती अपवर्तनांक होती हैं, उसकी जो विभिन्न परतें होती हैं, उसके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक इंद्रधनुष की रचना वर्षा के बाद दिखाई देती है, क्योंकि क्यों दिखाई देती है? ऑप्शन ए बूंदों में परावर्तन होता है। बी ऑप्शन छोटी बूंदों द्वारा सूर्य की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। सी ऑप्शन बूंदों में विवर्तन होता है। और डी ऑप्शन बूंदों में द्वि अपवर्तन होता है। तो वर्षा के बाद जो इंद्रधनुष दिखाई देता है उसका कारण है कि छोटी बूंदों द्वारा सूर्य की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें भाई। यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, उत्तल दर्पण को या समतल दर्पण को? तो भाई अगर पेंटिंग करनी है प्रतिबिंब की दीवार पर तो इसके लिए सबसे सुटेबल जो रहेगा वो है उत्तल लेंस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस और एक उत्तल दर्पण और एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, या तो किसका उपयोग कर सकते हैं? ए ऑप्शन अवतल लेंस अथवा उत्तल लेंस का। बी ऑप्शन अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण का। सी ऑप्शन अवतल दर्पण अथवा अवतल लेंस का। और डी ऑप्शन अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस का। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का वेग होगा। भाई ध्वनि का वेग होगा कब? शुष्क हवा के सापेक्ष नम हवा में कम होता है, शुष्क हवा के सापेक्ष नम हवा में ज्यादा होता है, यानी कि नमी जो होती है नमी। शुष्क एवं नम हवा दोनों में एक समान होता है। इसके घनत्व पर निर्भर करता है। तो सही जवाब हो जाएगा भाई शुष्क हवा के सापेक्ष जो है नम हवा में ज्यादा होगा, जो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कह रहा है जब आप आपके मित्र से बातचीत करते हैं तब आप ध्वनि उत्पन्न करने वाले शब्द में निम्नलिखित कौन सा अद्वितीय मान अन्य है? कौन सा है? कंपनांक, तरंग दैर्ध्य, विस्तार या तरंग का वेग? तो कौन सा हो जाएगा भैया? तो हो जाएगा तरंग का वेग, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, तरंग का वेग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों में कौन सा गुण समान नहीं है? तो प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों में कौन सा गुण समान नहीं है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या परावर्तन? तो प्रकाश जो तरंग होती है व्यतिकरण भी होता है, विवर्तन भी होता है, परावर्तन लेकिन ध्रुवण नहीं होता। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई, ध्रुवण। नेक्स्ट अगला है डेसिबल है। डेसिबल क्या है? एक बाद स्वरक है, एक वाद्य यंत्र है, शोर का तरंग दैर्ध्य है या ध्वनि स्तर की माप है? यानी तो क्या ध्वनि स्तर की माप है, तो डेसिबल एक इकाई है ध्वनि की। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ध्वनि स्तर की एक माप है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन
आइए, वह इलेक्ट्रॉन जो बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है कहलाता है कैथोड, ऋणात्मक छोर धनायन, एनोड धनात्मक छोर या ऋणायन। तो उसे क्या कहते हैं? जो बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जुड़ा हो, बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? एनोड कहेंगे भाई, क्योंकि धनात्मक यही है भाई। आइए नेक्स्ट, अगला अगला कह रहा है, जब दो उदासीन वस्तुएं एक दूसरे के साथ रगड़ी यानी कि रगड़ी जाती हैं तब वे अर्जित कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं? ए ऑप्शन समान परिणाम के विजातीय आवेश, बी ऑप्शन समान परिणाम के सजातीय आवेश, सी ऑप्शन विभिन्न परिणामों के विजातीय आवेश और डी ऑप्शन विभिन्न परिणामों के सजातीय आवेश। जब दो उदासीन वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो क्या करती हैं? वे दो समान परिणाम के सजातीय आवेशों को अर्जित करती हैं, यानी कि दो समान विजातीय आवेशों को। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है उसमें बेकेलाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक है, ये विद्युत का कुचालक है, ये टूटता नहीं है, इसमें वजन हल्का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया क्या ये ऊष्मा का कुचालक है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, ये ऊष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम क्या है? तो चावल की चावल को जब अलग करते हैं उससे प्याली से, तो सूखी डंडियों से, तो उसे क्या कहते हैं? हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पादन या चालन, तो उसे कहते हैं थ्रेसिंग। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, थ्रेसिंग कहते हैं भाई। आइए नेक्स्ट अगला है, अगला कह रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन से गुजरती है, में से गुजरती है, तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन किसके कारण दिखाई देता है? ए ऑप्शन विलयनशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण, ये चूने के पानी के कारण दूध का धक्का बनता है, ये चूने के पानी में उपस्थित जो अपद्रव्य गंदगी होती है उसके कारण, या अविलयनशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति होती है। तो भाई किसके कारण होता है? तो ये होता है भाई जो विलयनशील कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें विलय हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, विलयनशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। आइए नेक्स्ट अगला, अनीता परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्युमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तिल्ली परखनली के मुंह के पास लाती है। वह पॉप की आवाज सुनती है, पॉप की आवाज की उपस्थिति को संकेत करती है। अब पॉप की आवाज आ जाए भाई, देखना है पॉप की आवाज कौन करती है भैया? एल्युमिनियम गैस नहीं भैया, जल गैस नहीं, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन गैस करती है भैया। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक चुटकी KMnO4 जल आसवन संयंत्र में डालने से क्या हो जाता है? पानी के उबालने का तापमान कम हो जाता है, पानी का pH मान बढ़ जाता है, कार्बनिक अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, या जल वाष्पों का संघनन बढ़ जाता है और पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, KMnO4 डाल देंगे तो भैया क्या हो जाएगा? कार्बनिक जो अशुद्धियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, कार्बनिक अशुद्धियां। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। अब सही नहीं पूछ रहा तो पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। श्वसन रासायनिक है, बिल्कुल ठीक है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्रिस्टलीकरण क्या है? भौतिक परिवर्तन है भाई। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इधर है भौतिक परिवर्तन और इधर है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन की बात करें तो अभी मोम का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, बादलों का बनना, कपड़े फटना यानी कि रबड़ बैंड का खिंचना, विद्युत बल्ब का जलना, पानी व बर्फ या भाप का बनना, शीशे का पिघलना, कागज का फटना, ये कैसी है? ये फिजिकल चेंज है यानी कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है भैया। रासायनिक परिवर्तन की बात करें, मोमबत्ती का जलना और पटाखों का फटना, दूध से दही बनना, यानी कि रासायनिक का मतलब ये होता है एक बार जो वस्तु बन गई फिर दोबारा उस स्थिति में ना आ पाना। जैसे अगर मोमबत्ती को आप जलाएंगे तो मोमबत्ती को फिर दोबारा जला सकते हैं, जो बचेगा बचे हुए में से नहीं जला सकते। तो भैया क्या है? लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लग जाए तो लोहा बेकार हो जाएगा। अब उस बेकार लोहे को पहले जैसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भोजन का पचना, भोजन का पकना, भोजन में दुर्गंध आना, अगरबत्ती का जलना, तो ये सब क्या है? केमिकल चेंज है भैया। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? यानी कि कौन पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? कॉक है, बिटुमेन है, स्नेक तेल है या पैराफिन मोम है? तो भैया जो कॉक है वो पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जंतु कोशिका के 4 संगठक कौन कौन से हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और रिक्तिका। अब जंतु कोशिका की बात है तो भाई
जंतु कोशिका में क्या नहीं होती, जंतु कोशिका में भी क्या नहीं होती भैया। जैसे हम बात करें कोशिका भित्ति, यहाँ पे कोशिका झिल्ली होती है, हाँ जी होती है, कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है, रिक्तिका होती है, क्या होता है, रिक्तिका होती है, कोशिका भित्ति नहीं होगी भैया, इसमें हरित लवक भी नहीं होगा भैया, और कौन सा हमारा कोशिका भित्ति नहीं होगी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है। जंतु कोशिका की बात कर रहा है भैया, किसकी बात कर रहा है, जंतु कोशिका की बात कर रहा है। इसमें क्या होगा भैया, अब केंद्रक होगा, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति होगी, कोशिका भित्ति नहीं होगी भैया, अभी बात कर रहा है कोशिका भित्ति नहीं होगी भैया। और यहाँ पर भी क्या है, ये यहाँ पर हरित लवक नहीं होगा, कौन, कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम और राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया होगी भैया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया होती है भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीवों का वह युग्म पहचानिए जो द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। अब जीवों का ऐसा कौन सा युग्म है जो द्विखंडन युग्म करता है भाई, कौन सा हो जाएगा भाई, हाइड्रा कॉकरोच है, ईस्ट अमीबा है, अमीबा पैरामीशियम है, या हाइड्रा ईस्ट है। तो द्विखंडन करता है तो कौन करता है, अमीबा और पैरामीशियम करते हैं भाई। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई, अमीबा। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। लाभदायक कीट कौन सा है भाई, अब लाभदायक कीट की बात पूछ रहा है भैया। एपिस है, गंदी कीड़ा है, या क्यूलेक्स है, या एफिड है। तो भाई एपिस होता है, इसको कहते हैं मधुमक्खी भाई, और ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है एपिस। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कार्यांतरण वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में क्या हो, कैल्शियम हो, ऑक्सीजन हो, खनिज हो, या आयोडीन हो। तो भैया टेडपोल जो होते हैं वो मच्छर का जो हमारा होता है मेढक का ही छोटा रूप होता है, सबसे छोटा जो होता है उसको टेडपोल कहते हैं। तो भैया आयोडीन हो, क्या हो वहां पर, आयोडीन हो भैया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है आयोडीन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है जेड एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानव तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो जेड क्या है, जीवाणु है, वायरस है यानी विषाणु है, शैवाल है, कवक है। ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानव और जंतुओं के आहार नाल में होता है। तो ये भी क्या होता है, जो भोजन में सहायता करता है। तो ये भाई वायरस तो होगा नहीं, ना शैवाल होगा, ना कवक होगा, ये क्या होगा, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होगा। जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन निम्न में से कौन सा है। यानी कि जब भोजन पकाते हैं तो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है कौन सा विटामिन, विटामिन 12 भैया, साइनोकोबाल्मिन इसका वैज्ञानिक नाम है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन ए रेटिनॉल, ये भी नहीं होगा, विटामिन 4 ये भी नहीं होगा, तो विटामिन सी होगा भैया। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, डी विटामिन सी डी ऑप्शन करेक्ट है। आइए नेक्स्ट अगला। इधर प्रोटीन है, इसमें किसमें पाई जाती है। अब देखें क्रेटिन प्रोटीन जो होती है त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर, यानी कि क्रेटिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर में क्रेटिन प्रोटीन पाई जाती है। इसे कैराटिन लिखा है, कैरोटीन प्रोटीन। और एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो सभी कंकाल पेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। जिन प्रोटीन पूछ ले तो मक्का में पाई जाती है, और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन अंडा में पाई जाती है। कैसीन प्रोटीन किसमें, दूध में होती है। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, कैसीन प्रोटीन के कारण ही होता है। ग्लूटेलिन्स कौन सी प्रोटीन किसमें पाई जाती है, अनाज में पाई जाती है। और प्रोलेमिन्स प्रोटीन जो है वो दालों में पाई जाती है, और ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो रुधिर में पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्रेटिन प्रोटीन याद, और एक्टिन मायोसिन वाली। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होती हैं। तो दूध में क्या क्या चीजें होती हैं भाई। अब देखें विटामिन ए यानी प्रोटीन होती है, विटामिन सी और विटामिन ए होता है भैया। बी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन, लोहा होता है भाई, लोहा फुआ नहीं होता ना, विटामिन सी होती है भैया इसमें। प्रोटीन, आयरन और लोहा, विटामिन डी होती है भाई। लोहा तो इसमें होगा ही नहीं, विटामिन सी भी नहीं होगी, विटामिन सी नहीं होती मेरे भैया। इसमें क्या होता है, तो प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी होती है ना। तो इसमें लोहा, तो लोहा वाले कट गए दोनों, विटामिन सी नहीं होती तो सी वाला कट गया। तो कौन सा बचा, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी दूध के अंदर होती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl आमाशय के आंतरिक स्तर सतह को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, अग्न्याशयी रस, पित्तरस, श्लेष्मा या पाचक रस। तो इसको म्यूकस जिसे बोलते हैं, म्यूकस यानी कि श्लेष्मा इसको सुरक्षा प्रदान करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई, श्लेष्मा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति की लार में
यदि किसी व्यक्ति की लार में लार एमाइलेज की हीनता है और उस व्यक्ति की मुख गुहा में बाधित होने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होगी? वसाओं का वसा अम्लों में परिवर्तन होना, प्रोटीन का अमीनो अम्लों में परिवर्तन होना, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना या विटामिनों का अवशोषण होना। भैया तो किसका होगा भाई? लार एमाइलेज की बात कर रहा है, मुख गुहा में बाधित होने वाली प्रक्रिया है, तो वो है स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन। नेक्स्ट अगला देखते हैं। हमारे प्रभाव में कोहनी का जोड़, हमारे प्रभाव में कोहनी का जो जोड़ होता है घर के दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है, यह कौन सा जोड़ है? कौन सा जोड़ कहते हैं इसे भाई? कंदुक खल्लिका संधि, ये तो भाई कंधे में होती है, और कीलक ध्रुवाग्रीय संधि, हिंज संधि, स्थिर संधि, तो कौन सी होगी भैया? हिंद यानी कि हिंज जॉइंट संधि यहां पर होती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। कौन सी? हिंज संधि होती है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मानव की आहार नाल के जिस भाग में, मानव की आहार नाल के जिस भाग में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है वह भाग कौन सा है? तो मानव के आहार नाल के जिस भाग में वसा का क्या होता है? पाचन होता है, वह भाग कौन सा है? वृद्धांत है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन है यानी कि बड़ी आंत है, क्षुद्रांत छोटी आंत की बात कर रहा है, मुख की बात कर रहा है, आमाशय की बात कर रहा है, तो किसकी बात कर रहा है भैया? तो सही जवाब हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांत छोटी आंत। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, क्षुद्रांत। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला कह रहा है हमारी मांसपेशियों में अनॉक्सीय श्वसन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? जल बनता है, अल्कोहल है, ग्लूकोज है या लैक्टिक अम्ल है? अनॉक्सीय श्वसन में क्या बनता है भैया? जब हम चलते हैं तो जब बहुत दौड़ कर आता है, जब कोई भी बंदा हो, जब दौड़ है, खूब दौड़ है, तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अनॉक्सीय श्वसन होता है। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो लैक्टिक अम्ल जो होता है वो जम जाता है, तो लैक्टिक अम्ल होगा। कौन सा उत्पाद बनता है? लैक्टिक अम्ल। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, लैक्टिक अम्ल। चाहे कहीं पहाड़ी पर भी चढ़ सकते हैं तो वहां पर भी ये परेशानी होती है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निषेचन के बाद युग्मनज नर प्रणाली में विकसित होगा क्या? यदि अंडे में ये एक वाई गुणसूत्र हो, शुक्राणु में एक वाई गुणसूत्र हो, शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र हो, अंडे में 2 वाई गुणसूत्र हो। भैया कुछ नहीं होता, नर की बात कर रहा है, तो कौन सा होगा? शुक्राणु में वाई गुणसूत्र की बात पूछ रहा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, वाई गुणसूत्र। क्योंकि वाई गुणसूत्र जो है वो पुरुष के अंदर ही होता है, महिला के अंदर एक्स गुणसूत्र होता, वाई गुणसूत्र नहीं होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक जीव के लिए विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब कब? आंखें चेहरे के सामने हो, आंखें सिर के दोनों तरफ हो, आंखें सिर के ऊपर हो और पीनियल नेत्र मौजूद हो। तो कब हो भैया? आंखें जो है वो सिर के दोनों तरफ हो, आंखें जो है वो सिर के कहाँ हो? आंखें सिर के दोनों तरफ हो, तो भैया बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीटेट एग्जाम के लिए जो साइंस की क्वेश्चन थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।